जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों बेहद शानदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में लाए हैं आप लोगों के लिए येलो बुक की दोस्तों 57वीं क्लास दोस्तों, जो कि निरंतर दोस्तों हम पेज बाय पेज कंप्लीट करते आ रहे हैं और दोस्तों हम अंतिम छोर पर भी पहुंच चुके हैं। और बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों की जो येलो बुक है दोस्तों, आपकी येलो बुक दोस्तों भी कंप्लीट जल्दी होने वाली है और हम साइंस के पोर्शन में भी दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों प्रवेश करने वाले हैं। बस कुछ ही समय की बात है। आपके धीरे धीरे जैसे जैसे हम दोस्तों एक विविध चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और पूरा विविध आपको पेज बाय पेज कंप्लीट करवाया जा रहा है और विविध कंप्लीट करते हुए खेल खेल के बाद दोस्तों आपका साइंस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो साइंस की आप लोग बिल्कुल भी कतई भी चिंता ना करें। बाकी का दोस्तों पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कंप्लीट जरूर करवाऊंगा। जैसे कि आपसे शुरू में मैंने वादा किया था, येलो बुक का मैं आपको चाहे न्यू एडिशन हो चाहे आपकी ओल्ड एडिशन हो, पूरी की पूरी बुक आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 57वीं क्लास में विविध, और अभी तक की जितनी भी हमारी पिछली क्लासें हो चुकी हैं, अभी तक आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है। आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अभी भी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। तो पिछली क्लासें जरूर पढ़ी हैं, प्लेलिस्ट में एक बार देखिएगा, उनको पढ़िएगा, समझिएगा और उनका रिवीजन कीजिएगा। आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में कारगर सिद्ध होंगी। तो चलिए दोस्तों, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्त। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को बता दें, जो भी कैंडिडेट हमारे नए हैं इस चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको बता दें कि शाम को 6 बजे क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर जुड़िएगा। वो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे आपकी येलो बुक की इंपॉर्टेंट क्लास है, वैसे ही आप लोगों के लिए स्टैटिक्स जीके की भी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शाम को 6 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में जरूर जुड़िएगा। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों वहाँ पर आपकी कंटिन्यू स्टडी चल रही है, जैसे आपकी दोस्तों येलो बुक की चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बिना बात किए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में। कल की जो क्लास दोस्तों ऑफ की गई थी, वो दोस्तों आपकी क्लास जो है वो यहाँ से स्टॉप हो गई थी, क्योंकि दोस्तों आपकी जो क्लास का समय कंप्लीट हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में। और जो लोग ने हमारी कल की क्लास में नहीं देखा, कल की क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख लोकप्रिय उपनाम के बारे में और विभिन्न पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में। बहुत ही शानदार टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो सारी क्लासेस दोस्तों डे बाय डे मिल जाएंगे। तो आज दोस्तों वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से आपकी कल की क्लास को ऑफ किया था, विश्व की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में। बहुत ही दोस्तों चुनिंदा ही दोस्तों इसमें विमान सेवाएं हैं जिनको आपको याद रखना है, और आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे गारंटी ले रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ओलंपिक एयरबेस। ओलंपिक एक एयरबेस है, एक विमान सेवा है। ये दोस्तों किस देश की है? आपसे एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से करता है तो सुनिएगा। ओलंपिक एयरबेस, ओलंपिक एयरबेस किस देश की विमान सेवा है? कुछ इस टाइप से दोस्तों एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यह ओलंपिक एयरबेस जो है दोस्तों, वो आपका ग्रीस यूनान की दोस्तों विमान सेवा है। क्लियर? कहाँ की है दोस्तों? ओलंपिक यूनान से। गरुड़ एयरवेज, गरुड़ जो दोस्तों एक पक्षी का नाम है, गरुड़ एयरवेज जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया, याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गरुड़ एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ये इंडोनेशिया की है। कोपा, कोपा जो है दोस्तों ये कहाँ की विमान सेवा है? तो ये दोस्तों आपकी पनामा की, पनामा की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है कोपा। लुफ्थहांसा, लुफ्थहांसा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा किस देश की है? जर्मनी की है। कहाँ की है दोस्तों? लुफ्थहांसा जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है। स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि दोस्तों आप वीडियो के लास्ट में अपने बेहतरीन शानदार जबरदस्त नोट्स बना सकें। अगला है पैन अमेरिकन एयरवेज। अमेरिकन एयरवेज, वाह बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया आपका। अमेरिका की बात की गई तो अमेरिकन एयरवेज, सीधी सी बात। इबीरिया, इबीरिया जो है दोस्तों वो कहाँ की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है? स्पेन की है। भारत के आप सभी लोग जानते हैं एयर इंडिया है, समझ रहे? श्रीलंका की एयर श्रीलंका है। तो आपके कुछ ऐसे देश हैं जिसमें उनकी विमान सेवाओं को ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही उसमें मेंशन कर रखा है कि एयर इंडिया, इंडिया भारत यानी भारत की विमान सेवा है, एयर श्रीलंका यानी श्रीलंका की विमान सेवा है। ठीक है।
कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, लेकिन जो आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो आपको इसी में बताए गए हैं। एरोफ्लेट जो है दोस्तों वो आपका रूस का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। और कैंथी पैसिफिक एयरवेज जो है वो हांगकांग की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और उनके प्रकाशन स्थल के बारे में। अधिकतम आपके एग्जाम में दोस्तों नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो इन पॉइंटों को भी दोस्तों हम बेहद शानदार तरीके से कवर कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से समाचार पत्र हैं और वो उनका प्रकाशन स्थल कहाँ पर है। दोस्तों पहला दिया गया है द टाइम्स, डेली मिरर और गार्डियन और डेली मेल। ये दोस्तों आपके 3 समाचार पत्र हैं। कौन कौन से हैं? 3 नहीं दोस्तों, ये आपके 4 हैं। द टाइम्स, डेली मिरर, गार्डियन और डेली मेल, ये समाचार पत्र दोस्तों आपके कहाँ से प्रकाशित होते हैं, इनका प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो इनका लंदन, ब्रिटेन में दोस्तों इनका प्रकाशन स्थल है। डेली न्यूज़ समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। डॉन एक समाचार पत्र होता है दोस्तों जिसका प्रकाशन स्थल कराची है। ये अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द हिंदू समाचार पत्र दोस्तों कहाँ का है? ये दोस्तों आपका चेन्नई का है। चेन्नई से दोस्तों यह प्रकाशन स्थल इसका है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपका है अल अहरम। आपको सुनने में ऐसा लग रहा है ये मुस्लिम नाम है, अल अहरम। तो ये आपका दोस्तों काहिरा मिस्र का दोस्तों प्रकाशन स्थल है। एक अल अहरम जो है दोस्तों ये आपका समाचार पत्र है। स्टार एक समाचार पत्र है जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका प्रकाशन स्थल है। प्रावदा समाचार पत्र आपका मॉस्को का है जो कि रूस में। इंडिपेंडेंट ये समाचार पत्र आपके लंदन में इसका प्रकाशन स्थल है। पीपुल्स डेली आपका बीजिंग, चीन का दोस्तों राष्ट्रीय वो प्रकाशन स्थल है समाचार पत्र का। द आइलैंड ये आपके कोलंबो का दोस्तों समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है। और ला मांद ली फिगारो ये आपके पेरिस, फ्रांस का दोस्तों ये आपका समाचार पत्र है। और वहाँ का ये दोस्तों पेरिस, फ्रांस का इसका प्रकाशन स्थल है। क्लियर? चलिए अगला है आपका प्रमुख चिन्ह व प्रतीक के बारे में। कमल जो है दोस्तों वो किसका प्रतीक है? समझ रहे हो ना? कमल किसका प्रतीक है? रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? लाल झंडे का संकेत क्या होता है? इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख चिन्ह व प्रतीक दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कमल किसका प्रतीक है? कमल हमें क्या दर्शाता है? तो कमल जो है दोस्तों वो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस क्या है दोस्तों? डॉक्टरी सहायता। जो आपने देखा होगा कुछ इस आपको बताइए, ये दोस्तों रेड क्रॉस होता है। ये जो होता है ना, ये कुछ इस प्रकार का आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, प्लस का जो चित्र बना होता है ना ये वाला, ये दोस्तों कहाँ का है? ये दोस्तों इसको बोलते हैं रेड क्रॉस। जो रेड क्रॉस है ये आपके दोस्तों डॉक्टरी सहायता व अस्पताल से संबंधित है। आपको मोस्टली ये प्लस का आइकन जो है ये आपको अस्पतालों में देखने को मिलता है। लाल झंडा दोस्तों आप सभी जानते हैं, आपने भोलू और ट्रेन की एक कहानी तो सुनी हुई होगी। भोलू एक चरवाहा था, ट्रेन आ रही थी, ट्रेन की पटरी कटी हुई थी, टूटी हुई थी, तो उसने क्या किया, अपनी लाल शर्ट को उतार कर खड़ा कर दिया और ट्रेन रुक गई। यानी कि लाल झंडा है दोस्तों खतरे का प्रतीक है। भोलू ने संकेत दे दिया था ट्रेन ड्राइवर को कि आगे खतरा है, पटरी टूटी हुई है। तो अब ये कहानी चलती थी दोस्तों, आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो खतरे व क्रांति का सूचक है। जब युद्ध होता था तब वो दोस्तों लाल झंडा लेकर जाते थे। युद्ध का प्रतीक भी था, युद्ध का सूचक था, और खतरे का भी यह सूचक है लाल झंडा। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों आपका काला झंडा। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में काफ़ी दोस्तों ऐसी न्यूज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी भी होगी लाइव प्रूफ कि विरोधियों ने काले झंडे दिखाई। आप लोगों ने पॉलिटिशियन में दोस्तों अक्सर यही होता है कि किसी ना किसी एक पार्टी के विरोधी होते हैं। सभी लोग एक दूसरे पार्टी के क्या होते हैं? खिलाफ होते हैं, विरोधी होते हैं। वो उनको दोस्तों नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, वो उनके बारे में। ये क्या है दोस्तों? आपस में मतभेद है, विरोधी हैं पॉलिटिक्स में। तो ये काला झंडा है दोस्तों, ये आपका एक विरोध का प्रतीक है। लोग कह देते हैं कि उन्होंने काले झंडे दिखाए, फलानी पार्टी ने फलानी पार्टी को काले झंडे दिखाए, यानी कि उनका विरोध किया। तो काले झंडे किसका प्रतीक है? विरोध का है। उल्टा झंडा ये दोस्तों संकट का प्रतीक है। जब दोस्तों संकट आता है तो झंडे को उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि संकट आने वाला है। उल्टा प्रतीक जो है ये संकट का प्रतीक है, उल्टे झंडे कर देना।
झुका हुआ झंडा ये दोस्तों राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। जब दोस्तों नेशनल शोक होता है, जब शोक दिवस मनाया जाता है, जब शोक होता है राष्ट्रीय शोक दिवस, तो वो आपका किसका प्रतीक है? इसमें हम झंडे को दोस्तों हल्का झुका देते हैं, उस टाइम दोस्तों शोक दिवस मनाया जाता है। वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है जब झंडा हल्का सा झुका होता है। सफ़ेद झंडा किसका? ये दोस्तों संधि या समर्पण का प्रतीक है। यदि आप दोस्तों किसी से युद्ध करने जा रहे हो और आप जानते हो कि मैं इससे युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा, नहीं लड़ पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, तो आप दोस्तों उससे संधि कर लो, उसको समर्पण कर दो। तो उस समय क्या होता है? सफ़ेद झंडा यदि दिखा दिया आपने तो वो समझ जाएगा कि इसने अपने आप को समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, इसने अपनी हार मान ली है, संधि कर ली है। क्लियर? चलिए अगला दोस्तों पीला झंडा। पीला झंडे का संकेत है दोस्तों संक्रामक रोगग्रस्त वाले लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर। दोस्तों जो संक्रमण जब फैलता है, जिससे लोग संक्रमित हो जाते हैं, उन लोगों को जो वाहन होता है ले जाने वाली जो गाड़ी होती है उस पर दोस्तों पीला झंडा लगा होता है। तो पीले झंडे का प्रतीक है संक्रामक रोग से ग्रस्त वाले लोग हैं। कबूतर पक्षी है, आप सभी लोग जानते हैं शांति का प्रतीक है। कबूतर को दोस्तों आपने बहुत ही कम दोस्तों देखा होगा कि जो बोलता है। कबूतर बहुत कम बोलता है, वैसे तो चुपचाप बैठा रहता है, घर के मकानों में मोखलों वगैरह में गुटरगू करता रहता है। तो ये कबूतर पक्षी दोस्तों ये शांति का प्रतीक है, बहुत कम बोलता है। लाल एक त्रिकोण है जो कि परिवार नियोजन का प्रतीक है। लाल त्रिकोण जो होता है ये परिवार नियोजन का प्रतीक है। बांह पर काली पट्टी, बांह पर काली पट्टी बांधी हुई है दोस्तों शोक, विरोध और दुख का प्रतीक होता है जब बांह पर काली पट्टी बंधी होती है। चक्र दोस्तों प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो होता है वो दोस्तों प्रगति का प्रतीक है, आगे बढ़ने की। ओलिव की शाखा दोस्तों ये भी दोस्तों एक शांति का प्रतीक है। क्लियर? चलिए तो जो भी आपके दोस्तों प्रमुख चिन्ह थे, उनके प्रतीक, उनकी सभ्यता, वो आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ रही हैं। यदि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो रही हो आपको, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप लोगों का, मैं अनंत चौहान आप लोगों का, सभी लोगों का कमेंट देखता हूं और सभी का रिप्लाई भी देता हूं। आप लोगों का जो भी दोस्तों समस्या हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो, तो बेझिझक दोस्तों आप पूछा करें। और आप पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपका दोस्तों काफ़ी लोगों को कमेंट है कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। भाई मैं कई बार दोस्तों इसमें मैसेज डाल चुका हूँ, आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि पीडीएफ आपका ऑलरेडी टेलीग्राम में डल चुका है। आप पीडीएफ को जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप यदि फिर भी सर्च उस पर ज्वाइन नहीं हो पाए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए टीचिंग विद आनंद चौहान, आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो आपको दोस्तों स्टैटिक जीके और रोजगार विद अंकित पीडीएफ लिखकर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? यदि फिर भी नहीं कर पा रहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे कहीं पे आप फॉलो करके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दोस्तों वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? चलिए अगला दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। अभी दोस्तों मैंने शाम को 6 बजे वाली क्लास में क्या बताया था? स्टैटिक जीके में पढ़ा था भारत सभी देशों के राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु के बारे में। शाम को 6 वाली क्लासों में जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में वो क्लास वो भी मिल जाएगी। स्टैटिक जीके के ब्रह्मास्त्र बैच में जो हमने पढ़ा था, आज के ही दोस्त दिन पढ़ा था प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। फिर से दोस्तों आपका रिवीजन हो जा रहा है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु आपका विविध में भी आ गया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। और शाम को जो लोगों ने 6 बजे क्लास देखी होगी तो उन लोगों को तो दोस्तों याद ही होगा, वो सिर्फ देखेंगे और आंसर करेंगे। कंगारू कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। बाघ कहाँ का था दोस्तों? भारत का है। कीवी कहाँ का है दोस्तों? न्यूजीलैंड का है। आइबिस कहाँ का है? जापान का है। और गंजा ईगल जिसको बोलते थे बाल्ड ईगल, बाल्ड मीन्स का होता है गंजा, तो ये आपका कहाँ का था दोस्तों? कनाडा का था। और यही आपका अमेरिका का भी है गंजा ईगल। और रॉबिन रेडब्रेस्ट कहाँ का था? यूनाइटेड किंगडम यूके का, यूनाइटेड किंगडम यूके का था। बस आपको इतने ही याद रखने, इसमें दोस्तों इतना दिया गया है। और बाकी के जो आपके राष्ट्रीय पशु अन्य बचे हुए हैं वो आप दोस्तों स्टैटिक जीके की क्लास से याद रख सकते हो। इसमें आपको मोस्टली इतने ही दिए गए हैं, बाकी के दोस्तों आप स्टैटिक जीके की जो आपकी क्लास जो करवाई है मैंने उसमें आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। जो नेशनल चिन्ह है वो दोस्तों किस देश का क्या राष्ट्रीय चिन्ह है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। भारत का तो सभी को पता होगा कि अशोक स्तंभ जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब है आपका डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? समुद्री तट है, समुद्र का तट है वो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। फ्रांस का लिली है, लिली मीन्स कुमुदनी। इटली का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है सफ़ेद लिली, सफ़ेद कुमुदनी। अगला है आपका नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? शेर है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह वेटल है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है।
क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले पॉइंट पर चलते, रूस। रूस का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल, 2 सिर वाला चील। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। यूएसए का दोस्तों गोल्डन रॉड राष्ट्रीय चिन्ह है। अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी या दोस्तों सर्दन क्रॉस न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्लियर, चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और आपके जितने भी दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह थे वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल आसान तरीके से समझ में आ चुकी हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्तों, सभी देशों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी देशों के राष्ट्रीय चिन्ह का, जिससे आप वीडियो क्लास में बेहद शानदार और सरल तरीके से नोट्स बना सकें। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला दोस्तों यहाँ से हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है कि प्रमुख पुरस्कार व सम्मान के बारे में। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। तो दोस्तों एक बार आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पहले शेयर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। और दोस्तों आप लोगों को बता दीजिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो कि लगता हो कि भाई आप लोगों के लिए कंटिन्यू इसी प्रकार से मेहनत कर रहा है और करता रहे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। और वीडियो को शेयर वेयर करा करो दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए सभी दोस्तों में। अभी तक क्लासों में दोस्तों लोगों की संख्या बहुत कम है, शेयर कीजिए ताकि 10 से 12 लोग तो क्लास में होने ही चाहिए कंपलसरी। चलिए, प्रमुख पुरस्कार व सम्मान। पहला दोस्तों पुरस्कार दिया गया है नोबेल पुरस्कार। कौन सा दिया गया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार, इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इनका जो नाम है नोबेल पुरस्कार, तो अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से इन्होंने अपना नाम रखा है, अल्फ्रेड नोबेल। और नोबेल पुरस्कार की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1901 में। जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। दोस्तों आपके साइंस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। साइंस में पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिनकी स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और ये अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक हैं? स्वीडन के। क्लियर, चलिए। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला और उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अगला है, यह पुरस्कार दोस्तों पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार और चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। परंतु स्वीडिश बैंक ने 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। यानी कि दोस्तों शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा के साथ साथ यह अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो एक बार आप लोगों का इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम में दोस्तों सुधार हो रहा है। तो जैसे इसमें सुधार होता है आप लोगों की क्लास पुनः स्टार्ट हो जाएगी। बस आप लोग 1 से 2 मिनट रुक जाइए दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पर एक टेक्निकल इशू हो गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट हो गई है, तो एक बार पुनः आ जाइए दोस्तों क्लास में। अगला है, ये पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि उस दिन दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का दोस्तों देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इस कारण दोस्तों 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का 10 दिसंबर के दिन ही देहांत हो गया था, इस कारण। क्लियर, चलिए अगला है, अब तक दोस्तों केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले 1931 में एरी एक्सेल को और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को, और 1974 में नियम बनाया गया कि किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
तो आप समझ सकते हो कि यानी कि जो नोबेल पुरस्कार था दोस्तों, पहले मरणोपरांत लोगों को दिया जाता, तो जो लोग जब तक नहीं मरते थे तब तक उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों यह 1974 में इस नियम को बदल दिया गया। अब आप जीते जी भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार अब आपको जो है वो मरणोपरांत नहीं मिलेगा, अब आपको जीते जी भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। क्लियर? चलिए अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सम्मेलन में दिए जाते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं लॉरेंस ब्रैग, जिन्होंने 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और सबसे कम उम्र की महिला हैं जो वो है मलाला यूसुफजई, इन्होंने 17 वर्ष की, आप खुद अचंभे में पढ़ सकते हो, बताओ 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, जो कि सबसे कम उम्र की महिला हैं। और सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो है लॉरेंस ब्रैग, 25 साल की उम्र में। अगला है सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? जिन्होंने सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो है 97 वर्ष की उम्र में जॉन गुडइनफ। जॉन गुडइनफ ने अपने 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते नोबेल पुरस्कार बांटना वितरित बंद हो गया था और अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। कितनी बार? 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दोस्तों लगातार 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनमें से सबसे पहले 2 बार मिला है मैडम क्यूरी को। किसे मिला था? मैडम क्यूरी को दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला है दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था। इनकी पुस्तक क्या थी? गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। सर सीवी रमन, इनको 1930 के रमन प्रभाव के लिए भौतिक विज्ञान का यानी भौतिक का पुरस्कार मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप सभी जानते हैं शिक्षा में शांति का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल, ये सभी नोबेल पुरस्कार आपका वितरित होने लगा है। मदर टेरेसा को 1979 में दोस्तों सामाजिक कार्य में शांति का पुरस्कार मिला था। ये सामाजिक सेवा थी मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उन्हें 1983 में इनकी खोज के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दोस्तों पुरस्कार चंद्रशेखर सीमा के क्षेत्र में भौतिक के लिए दोस्तों दिया गया था। अगला है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया। और वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है वेंकटरमण रामकृष्ण। वेंकटरमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन के दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है आपका कैलाश सत्यार्थी। इनको दोस्तों 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोट दिया गया गांधी को दोस्तों 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, परंतु उनको 1 बार भी पुरस्कार नहीं मिला। गांधी जी को दोस्तों 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन परंतु 1 बार भी इन्हें पुरस्कार नहीं मिला। क्लियर? तो जितने भी आपके नोबेल पुरस्कार थे, कब मिला, कब किसको मिला, सबसे पहले किसे मिला, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, कहाँ से क्या आया, ये सारी चर्चा दोस्तों आप लोगों से हम विस्तार से कर चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट पुरस्कार स्टार्ट होता है जिसका नाम है ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके बारे में अन्य चीज़ों के बारे में भी जानेंगे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1929 से हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और यह पुरस्कार दोस्तों फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। और यह पुरस्कार दोस्तों नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी महीने में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में दिया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार के साथ साथ नोबेल पुरस्कार जीतने में सफलता प्राप्त हुई थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। भानु अथैया दोस्तों भारत की पहली महिला हैं जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। भानु अथैया को, ये दोस्तों भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगला है सत्यजीत रे, जिन्हें सिनेमा की उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। और मदर इंडिया भारत की प्रथम फिल्म थी जो 1957 में ऑस्कर के लिए नामित थी, जिसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, मदर इंडिया पिक्चर को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
यह पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि 1958 से प्रदान किए जाते हैं और यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। समझ चुके दोस्तों, $50,000 दिए जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में डॉलर चल रहा है आपका 82 के समथिंग चल रहा है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में। तो समझ गए, तो $50,000 कितने का हो गया? तो स्वर्ण पदक के साथ साथ $50,000 दिए जाते हैं और यह पुरस्कार दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, परंतु 2001 से यह पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। यह पुरस्कार दोस्तों भारत में सबसे पहले विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे को तथा महिलाओं में दोस्तों मदर टेरेसा को मिला था। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों, यह पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सेम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष नेशनल अकादमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार दोस्तों कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सबसे पहले 1973 में भारत के लिए प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर महाराज को दिया गया था, जो कि संगीत के क्षेत्र में आते हैं। और फिर 1994 में उनके शिष्य दोस्तों विश्व मोहन भट्ट को मिला था। फिर उनके 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला था। अगला है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दोस्तों 1917 में हुआ था और यह पुरस्कार यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर। अगला है गांधी शांति। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है और यह पुरस्कार की इनाम राशि 1 करोड़ रुपए है दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार की इनाम राशि दोस्तों 1 करोड़ रुपए है। अगला है भटनागर पुरस्कार। यह दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार 1965 में दोस्तों शुरू किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार यह 1952 में आरंभ हुआ और इस पुरस्कार का प्रारंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक ने की थी और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार। इस पुरस्कार को दोस्तों वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है और यह पुरस्कार सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। ऑरेंज पुरस्कार क्या होता है? यह पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में केवल महिलाओं को ही दिया जाता है। ऑरेंज पुरस्कार केवल दोस्तों महिलाओं के लिए है, वो भी साहित्य क्षेत्र में। एबल पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल भी कहते हैं। गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? एबल पुरस्कार को, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों। मान बुकर पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह पुरस्कार सबसे पहले 1969 में दिया गया। यह पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार बुकर कंपनी व ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा दिया जाता है। यह दोस्तों केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को ही दिया जाता है और यह हर 2 वर्ष में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार कितने वर्षों बाद दिया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा हर 2 वर्ष बाद। आपके एग्जाम में दोस्तों सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? तो हर 2 वर्ष बाद दिया जाता है। अगला है दोस्तों कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। पहले दोस्तों भारतीय वीएस नायपॉल, जिन्होंने 1971 में इन ऑफ फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है आपका सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, अब यहाँ से आपके दोस्तों पुस्तक भी याद हो रही है, उनके लेखक भी याद हो रहे हैं, उनका प्रकाशन जो वर्ष कब दिया गया वो भी याद हो रहा है। तो 3 क्वेश्चन आपके एक पॉइंट में बन रहे हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से करता है कि वीएस नायपॉल को मान बुकर पुरस्कार कब दिया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 1971 में। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि वीएस नायपॉल को किस पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए इन अ फ्री स्टेट। तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि वीएस नायपॉल को
1971 का मान बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? इन अ फ्री स्टेट के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? इन अ फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा B.S. नायपॉल। वहीं दोस्तों आपको घुमाता रहेगा एग्जामिनर, और आपको घूमना नहीं है। क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ना है कि एग्जामिनर कितना भी घुमाने की कोशिश करे बट आप ना घूमें, और आपको दोस्तों सटीक उत्तर आपको चुनना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, उनका वर्ष, उनकी पुस्तक और उनके लेखक। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, बस आपके अंतिम पॉइंट की ओर हम दोस्तों पहुंच चुके हैं। अगला है आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किरण देसाई को दोस्तों 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस से के लिए की पुस्तक के लिए किरण देसाई को 2006 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए अरविंद अडिगा को 2008 में मान बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपके दोस्तों 3 से 5 दोस्तों आपके ये पुस्तकें हैं और लेखक हैं, और उनके दोस्तों मान बुकर प्रकाश करने वाले जो प्रथम जो भारतीय हैं, आप लोगों के इनके नाम याद रखिएगा, इनकी पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, कब इनको मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप ये दोस्तों आपको इन पॉइंटों को याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, और कल की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, भारत रत्न के बारे में, और आपके कला साहित्य में किस क्षेत्र में भारत रत्न हमको दिया जाता है, और आप लोगों से पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण और वीरता पुरस्कार के बारे में, इन सभी की चर्चा दोस्तों आप लोगों से कल की क्लास में होगी। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये क्लास दोस्तों आपकी आज की क्लास को यहीं तक ऑफ करते हैं, और ये आपकी दोस्तों आधे घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक की हम क्लास को रखेंगे, और कल की क्लास आपको पुनः यहीं से स्टार्ट होगी, राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक पूछा करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग भी दोस्तों कंटिन्यू आप हमारा सहयोग दे रहे हो। आप ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट सहयोग देते रहें। और आप लोगों से अंतिम बार दोस्तों मैं कह रहा हूँ, इस फैमिली को दोस्तों 3000 की फैमिली आप लोगों को जल्द ही दोस्तों इस परिवार को 3000 का परिवार कंप्लीट कराना है। अभी तक दोस्तों हमारा परिवार जो दोस्तों अभी तक केवल 2400, केवल 2400 लोगों का दोस्तों अभी तक हुआ है। अभी आप लोगों को दोस्तों इसमें 600 लोगों के परिवार को और सम्मिलित करना है। जैसे ही दोस्तों इसमें 600 लोग और सम्मिलित हो जाते हैं तो दोस्तों ये हमारा परिवार दोस्तों 3000 का परिवार कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरफ दोस्तों आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से ही हो पाएगा। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा, और इस फैमिली को दोस्तों आगे तक ले जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी प्यार दोस्तों को सहृदय धन्यवाद देता हूं। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।